हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने 397, 98 से पहले पढ़ा 395 और 396, जो कि बात करते थे रेफरेंस के बारे में। चैप्टर 30 के अंदर हमारे इंक्लूड है और रेफरेंस को हमने डिटेल में आपको समझाया था। आज ये दोनों सेक्शन जो कवर करते हैं वो रिवीजन के प्रोविजन कवर करते हैं। अब देखिए, जो 397 से और 405 चैप्टर 30 में जो सेक्शंस है वो सब रिवीजन से रिलेटेड है। आज हम सिर्फ 397 और 398 को पढ़ेंगे, जो कि हमें रिवीजन को समझाता है कि रिवीजन क्या होते हैं। बाकी हमारे पास दो सेक्शन इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी सबको कवर करेंगे तो क्लास लेंदी हो जाएगी और प्रोविजन की जो इंपॉर्टेंस है वो क्लास की लेंदी होते ही कम हो जाती है, क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर ले हम अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाते। वीडियो लेक्चर में ये प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है तो उसमें फिर भी हम 1 घंटा तक क्लास कर सकते हैं, बट वीडियो लेक्चर में एकदम कंसंट्रेशन बना पाना इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। हाँ, अगर आपको किसी की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगती होगी तो आप 1 घंटा भी उस चीज को देख सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि 15 मिनट मेरे साथ तो बहुत होंगे आप लोग के लिए। तो 397 को फटाफट से देख लेते हैं क्या कहते हैं। कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। अब यहाँ देखिए, रिवीजन के बारे में कहा गया कि कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। इससे ये बात तो समझ में आ रही है कि जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है ना, वो कोर्ट रिवीजन नहीं करेगी। सिंपल सी बात, हमें ये बात समझ में आ गई। अब आप रिवीजन को एक लेमन की लैंग्वेज में समझिए कि रिवीजन क्या होता है। आप ऐसे देखिए, जब आप एग्जाम लिख लेते हैं तो आपकी पूरी क्लास में से कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन करते हैं। कहा जाता है ना, जब एग्जाम लिख लो तो उसके बाद रिवीजन जरूर करो। तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में बैठे हुए जो रिवीजन करते हैं? बहुत कम बच्चे। कौन बच्चे करते होंगे? जिनको की पूरी नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी अपने पूरे एग्जाम की, जिन्हें पता होगा कि एग्जाम में क्या आया हुआ है और क्या उन्होंने लिखा है, और क्या मतलब उनकी जो नॉलेज होती है ना, उसके अकॉर्डिंग उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो उस चीज को कितने हद तक जज करेंगे, अपनी बात को फिर से देखेंगे, है ना। रिविजन वही करते हैं। अब दोबारा से फिर से वही बात कहते हैं, जब हम अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम लास्ट मोमेंट तक जाते हैं, एक बार रिवीजन करना नहीं भूलते। तो रिवीजन का मतलब विजन को दोबारा करना, देना, एक बार फिर से उसके ऊपर दृष्टि डालना। तो फिर से दृष्टि डालने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम हर एक चीज को फिर से देखेंगे, फिर से पूरी प्रोसीडिंग करेंगे, फिर से एक एक चैप्टर लेके बैठेंगे, नहीं, बस फिर एक तरह से ओवरव्यू ही देखते हैं। तो कब देखते हैं? जब हमें नॉलेज हो जाती है इस चीज की कि हाँ, अब हमने पढ़ लिया, अब तो फिर से बस उसको एक बार देखना है। ऐसा तो नहीं होता एग्जाम से 1 दिन पहले आप फिर से दोबारा लेके बैठते हैं, या आप एग्जाम से 1 दिन पहले उसको शुरू करते हैं, उसको हम रिविजन बोलते हैं। कहते एग्जाम से 1 दिन पहले हुआ तो वो रिविजन, लेकिन आपने पहले पढ़ा हुआ है तभी आप रिवीजन करने की काबिलियत रखते हैं। सिंपल सी बात है, जिसने पहले पढ़ा ही नहीं हुआ वो काबिलियत क्या रखता है रिवीजन करने की। तो बस इसी चीज से ध्यान रखिए इस बात को कि जो यहाँ पर पावर आ रही है वो पावर आती है कोर्ट ऑफ सेशन के पास और हाई कोर्ट के पास, जिनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर हमारे दूसरे कोर्ट से जो इनके इंफीरियर कोर्ट्स हुए। सिंपल सी बात हो गई ना, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, इनके पास ये जो है रिवीजन की पावर है। अब बिल्कुल सेक्शन से समझ में आएगा। कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन, रिकॉर्ड्स मंगा रहे हैं। तो रिकॉर्ड कोई भी चीज कब बनती है? जब उसका काम पूरा हो जाता है तभी वो रिकॉर्ड बनता है। फाइल कब बनती है एक चीज के बारे में? जब केस चल रहा होता है तो वो रिकॉर्ड, वो प्रोसीडिंग होती है, वो होती है प्रोसीडिंग्स, है ना, जो कि रेफरेंस में हमने पढ़ा था। अब यहाँ रिकॉर्ड मंगा रहे हैं, तो रिकॉर्ड मंगा रहे हैं तो मतलब केस जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो केस के बारे में फिर से जो है उस चीज को रिवीजन देखने के लिए, फिर से दृष्टि करने के लिए बुलाया। कौन बुलाएंगे? या तो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट बुलाएंगे। तो हम इसके बेरट के अकॉर्डिंग भी समझते हैं। तो इसका सबसेक्शन 1 जो है 397 का, वो सिंपल यही कहता है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट मंगा सकते हैं, रिकॉर्ड्स को मंगा सकते हैं एग्जामिन करने के लिए केस को। अब एग्जामिन करने के लिए क्या एग्जामिन करना है? करेक्टनेस, कि जो उसमें डिसीजन दिया गया वो ठीक है या नहीं, लीगल है या नहीं, मतलब लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग दिया कि नहीं, कुछ भी गलत तो नहीं हुआ किसी व्यक्ति के साथ में। ये देखने के लिए जो है फिर से रिकॉर्ड्स को मंगा सकते हैं हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट। अब यहाँ पर जब बात की कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट रिवीजन के लिए रिकॉर्ड्स को मंगा सकते हैं, किनसे मंगाएंगे? जो इनके नीचे कोर्ट्स होंगी। अब वो कोर्ट कोई भी हो सकती हैं। इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए सबसेक्शन 1 के बाद एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण दिया गया, और ये कहा गया कि जब मजिस्ट्रेट की बात हो रही है कि सेशन को, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के नीचे जितने भी मजिस्ट्रेट्स होते हैं, अब उन मजिस्ट्रेट में दोनों ही मजिस्ट्रेट आ जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात भी हो रही है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात भी हो रही है।
तो दोनों मजिस्ट्रेट जो होंगे वो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के कंट्रोल में आ जाते हैं यहाँ पर, और वहां पर दोनों के जो है बात, दोनों की ही रिकॉर्ड्स को रिवीजन करने की पावर दोनों ही कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, सेशन कोर्ट के पास आ जाती है। एक्सप्लेनेशन ये बात क्लियर कर दी। और ये भी कहा कि ये जो सेक्शन है 397 उसके अंतर्गत और 398 में सेशन कोर्ट की बात की कि सेशन कोर्ट के अंतर्गत दोनों ही जजेस की बात हुई, दोनों ही मजिस्ट्रेट की बात की गई कि उनसे मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों से ही रिकॉर्ड्स मंगवाए जा सकते हैं। अब सबसेक्शन 2 397 का कहता है कि जब भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर की बात हो रही है, तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर चाहे वो किसी अपील के दौरान, चाहे किसी ट्रायल के अकॉर्डिंग, चाहे किसी प्रोसीडिंग में, जब भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किए जाते हैं तो उनका रिवीजन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जब भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किए जाते हैं तो उनका रिवीजन नहीं होगा। सबसेक्शन 2 ये कहता है। फिर सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जब हमने बात की कि सेशन कोर्ट, सेशन जज भी के पास भी जा सकते हैं, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी जा सकता है, और दूसरा जो बात कर रहे हैं हम, हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है। अब जाने सकता है या जा सकता है कि बात में बार बार कर रही हूँ, तो क्या होगा, क्या हमेशा हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन खुद से मंगाएंगे रिकॉर्ड? नहीं, कई बार जो पार्टी अग्रीव्ड होती है, मतलब जिसको लगता है कि डिसीजन उनके साथ नहीं सही दिया गया, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जा सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के पास, एक बार रिवीजन कर लीजिए डिसीजन का, या हाई कोर्ट के पास। अब उसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि उसमें कोई हायरार्की नहीं दी गई। हायरार्की से मेरे कहने का मतलब है कि अगर सेटिस्फाई नहीं है व्यक्ति डिसीजन से, तो वो पहले कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा, वहां से उसको लगेगा रिवीजन नहीं ठीक, इन्होंने भी ठीक से नहीं किया, फिर हाई कोर्ट के पास जाएगा। नहीं, वो किसी के पास भी जा सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी जा सकता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है रिवीजन के लिए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब कोर्ट ऑफ सेशन में गया, से फॉर इंस्टेंस वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाता है, रिवीजन के लिए बोलता है, वहां पर जो है उसके जो केस जो है वो डिसमिस हो जाता है, तो फिर वो हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकता। ये बात भी इंपॉर्टेंट है जानने वाली है कि अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन में रिवीजन की पावर को जो है वो इस्तेमाल करते हुए उसकी बात को डिसमिस कर दिया जाता है, उसकी बात को फिर डिसीजन जो था पहले वाला एज इट इज ही रखा जाता है जो इंफीरियर कोर्ट ने लिया था, तो फिर वो व्यक्ति वहां से सोच के कि मैं जैसे सेकंड अपील लेके जा सकते हैं, तो मैं को जो रिवीजन के लिए भी हाई कोर्ट जा सकता हूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि व्यक्ति जो है चाहे मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के खिलाफ भी जा सकता है, एक्सप्लेनेशन में बताया गया सबसेक्शन 1 की, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के खिलाफ भी जा सकता है व्यक्ति, और अपेलेट जुरिस्डिक्शन के खिलाफ भी जा सकता है। मतलब जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास उसका कोर्ट था, वहां से वो सेटिस्फाई नहीं था, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास गया, अपील लेके गया, वहां से सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर रिवीजन के लिए जा रहा है, तो वो जा सकता है, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास, चाहे हाई कोर्ट के पास। लेकिन एक बार कोर्ट ऑफ सेशन के लिए किसी कोर्ट में गया तो फिर दोबारा दूसरी कोर्ट के पास वो रिवीजन के लिए नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रखना। और सबसेक्शन 3 सेक्शन 397 का भी बहुत ही अच्छी बात बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। क्या कहता है कि अगर ऐसा हुआ एक व्यक्ति कोर्ट ऑफ सेशन के पास चला गया, क्या लेके गया कि मुझे रिवीजन कर दीजिए, ठीक है, रिवीजन के लिए लेके गया डिसीजन को। अब जब रिवीजन के लिए लेके गया तो अभी वहां पेंडिंग चल रहा है, अभी डिसीजन नहीं आया है, रिकॉर्ड चेक नहीं हुए हैं कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। उसने क्या सोचा, अरे ये तो इतनी देर लग रही, उसने उठा करके वही चीज वैसी ही दोबारा जो है वहां तो चल ही रहा है, कहाँ भेज दिया, हाई कोर्ट के पास भी, तो वो ये नहीं कर सकता। सबसेक्शन 3 ये कहता है। सबसेक्शन 1 मैंने आपको बताया कि क्या कहता है कि ये जो हाई कोर्ट और सेशन जज है, सेशन कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, वो रिकॉर्ड को मंगा सकते हैं लीगैलिटी और करेक्टनेस चेक करने के लिए। अब जब लीगैलिटी और करेक्टनेस चेक करने के लिए हो रहा है बात, तो देखते हैं कि डिसीजन जो दिया गया वो कितने हद तक सही था, क्या सही था, क्या गलत था, ठीक है, पर हो गया। लेकिन जो डिसीजन दे दिया, हमने कहा डिसीजन दे दिया, यहाँ पर तो काम खत्म हो गया। रिवीजन कब होता है, जब एग्जाम लिख लेते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान रिवीजन कब करते हो, जबकि तैयारी पहले से ही पूरी होती है। तो जब भी डिसीजन ले लिया जाता है उसका रिवीजन तब होता है जब डिसीजन ले लिया गया, चाहे किसी को सजा सुनाई गई, मतलब सेंटेंस दिया गया, कुछ भी दिया गया, और एक व्यक्ति को जो है जो एक्यूज था उसको जो है क्रिमिनल जो साबित करके उसको जेल में डाल दिया गया। तो जब अभी रिवीजन के लिए चला गया ना कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास, तो उस वक्त क्या होगा, जो व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया गया है, कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया, उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा, या फिर उससे बॉन्ड भरवा करके उसको जो है छोड़ दिया जाएगा। जब तक ये डिसीजन, यहाँ रिवीजन की बात कर रहे हैं, जब तक रिवीजन पेंडिंग है तब तक के लिए ये चलेगा, ठीक है। अब हमने सबसेक्शन 2 भी आपको बता दिया। अगर इंटरलोकेटरी ऑर्डर होगा तो उस केस में, चाहे वो अपील की बात हो, चाहे वो ट्रायल की, चाहे और किसी प्रोसीडिंग की बात होती है, तो उन केस में जो होगा रिवीजन नहीं होता, इंटरलोकेटरी ऑर्डर का
रिवीजन नहीं होता। और सब सेक्शन 3 हमें ये कहता है एक कोर्ट के पास रिवीजन के लिए गए हो, वो पेंडिंग चल रहा है, तो दूसरी कोर्ट के पास रिवीजन के लिए नहीं जा सकते हैं। फिर सेक्शन 398 क्या कहता है, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। अब इंक्वायरी को ऑर्डर करने के लिए किसके पास पावर है? हमने कहा दो लोग के पास रिवीजन के लिए पावर दी गई है, दो कोर्ट्स के पास, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास। अब ये जो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन है वो क्या करेंगे, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनको बोलेंगे कि आप इंक्वायरी कीजिए। अब इंक्वायरी के लिए बोलेंगे या तो आप खुद कीजिए, सुनिएगा बात को, 398 कहता है इनको बोलेंगे कि आप इंक्वायरी कीजिए, या तो इंक्वायरी खुद कीजिए या आपके जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स हैं आप उनसे करवा लीजिए। ठीक है, पहली बात की दोनों कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन की भी बात हो रही है और बात हो रही है हाई कोर्ट की भी, तो ये कोर्ट क्या करेंगे, इनको बोलेंगे सीजेएम को कि आप या तो खुद कीजिए या फिर सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से करवाइए। अब अगर इनके पास खुद के लिए बोला गया तो खुद ही इंक्वायरी करेंगे, सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी परमिशन दे दी कि आप इनसे करा सकते हैं, तो फिर सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी कराएंगे। अब इंक्वायरी किसकी कराएंगे ये भी देखिए, इंक्वायरी कराते हैं ये कंप्लेंट की जो डिसमिस हो जाती है, जैसे सेक्शन 203 की बात हुई है, इसके अलावा सेक्शन 204 के सबसेक्शन 4 की बात हुई है। ठीक है, अब 203 क्या था, डिसमिस ऑफ कंप्लेंट, तो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कब हुआ था, 203 में कब होता है, 203 ये कहता है कि जब जो मजिस्ट्रेट होते हैं, कंप्लेनेंट जो होता है, जो कि कंप्लेन लेकर के आता है व्यक्ति, उसकी बात को शपथ पे सुन लेते हैं, मतलब ओथ पे सुन लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं, विटनेसेस को भी एग्जामिन कर लेते हैं ओथ पे, इंक्वायरी कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। उसके बाद लगता है कि कोई रीजन नहीं है कि अब इस जो व्यक्ति है इसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से कुछ तक भी इस व्यक्ति ने कुछ किया होगा, तो उसको जो है क्या कर दिया जाता है, कंप्लेन को डिसमिस कर दिया जाता है सेक्शन 203 में। और सेक्शन 204 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है, 204 में इश्यू प्रोसेस से रिलेटेड है हमारा सेक्शन 204 जो है, वो कहता है कि प्रोसेस कब इश्यू होगा, प्रोसेस क्या, जब मतलब अब लग गया कि हाँ अब जो है कंप्लेन हो बन गई है व्यक्ति के ऊपर, तो अगर समन केस है तो समन इश्यू होंगे, वारंट केस है तो वारंट इश्यू होंगे। तो सबसेक्शन 4 कहता है कि प्रोसेस की कोई फीस थी और व्यक्ति अगर फीस नहीं दे पाता है तो उस केस में जो कंप्लेन थी उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। अब इन दोनों केसेस में, और अगर किसी और जगह पर जो है एक्यूज था उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, तो उन केसेस में इंक्वायरी के लिए जो होगा सेशन जज, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट सीजीएम को बोलेंगे, वो अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से जैसा उनको बोला गया उसके अकॉर्डिंग वो इंक्वायरी कराएंगे। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, 398 का प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट इंक्वायरी से अक्यूज है उसको डिस्चार्ज किया गया, तो जो है उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जो है डायरेक्शन इशू ना की जाए, किसके अगेंस्ट इंक्वायरी ना की जाए, जब वो व्यक्ति अब सेटिस्फाई कर दे कि उसके पास रीजन है, उसके पास वजह है कि उसके अगेंस्ट जो है इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, तो उस केस को छोड़कर बाकी सभी जगह पर क्या होगा, बाकी सभी जगह पर इंक्वायरी के लिए पावर है। व्यक्ति के पास मतलब है रीजन अगर है बताने के लिए कि क्यों, क्या वजह रही जो उसको डिस्चार्ज किया गया, तो ठीक है और सेटिस्फाई कर देगा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज तो फिर इंक्वायरी होगी। 398 ये कहता है। अब इसकी केस लॉज देखिए, सबसे पहला है सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2007, जो मैंने आपको बात बताई थी कि फर्क नहीं पड़ता कि जो व्यक्ति है वो क्या जो है कोर्ट ऑफ सेशन के पास जा रहा है या फिर हाई कोर्ट के पास पहले जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हायरार्की नहीं है, दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। और ये जो डिसीजन इसमें बताया गया ये बहुत सारे केसेस में ऑलरेडी बताया जा चुका था और बताया जाता है बार बार कि कहीं पर भी कुछ ऐसी नहीं है, हायरार्की नहीं है, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट दोनों के पास कभी मतलब दोनों ही केसेस में जाया जा सकता है। फिर मधु लिमे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 और राज कपूर वर्सेस स्टेट 1980 और प्रभु चावला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2016, ये तीनों केस जो है वो सेक्शन 482 के साथ पढ़िएगा। 482 क्या कहता है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का जो सेक्शन है वो स्टार्ट ऐसे होता है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, मतलब इस कोड में सीआरपीसी में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा जो कि हाई कोर्ट की 482 में इनहेरेंट पावर किसकी बताइए, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को लेता हो। अब जब यहाँ 482 में साफ साफ कह दिया कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि हाई कोर्ट से की इनहेरेंट पावर को लेता होगा, तो जब हमने 397 में सबसेक्शन 2 पढ़ा इंटरलोकेटरी ऑर्डर, तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर में क्या हमने कहा था कि जब इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किया जाता है तो उस वक्त क्या होगा,
इंटरलोकेटरी ऑर्डर के केस में रिवीजन नहीं होगा। तो जो हाई कोर्ट के पास जो पावर है, जब उन्हें लगे कि जस्टिस के न्याय के लिए जरूरी है जो है रिवीजन करना, तो क्या वो नहीं कर सकते? क्योंकि 397 सबसेक्शन 2 में लिख दिया गया। बिल्कुल, यही सारी बातें इस केस में डिस्कस हुई। पहली बात, मधु लिमये वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बात कही गई कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि 482 को काटेगा, यानी कि 397 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर यहाँ पर 482 की बात आती है। एंड ऑफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट को रिवीजन देखना पड़ता है, भले वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो तो फिर वो देखेंगे। यही बात इस केस में कही गई और प्रभु चावला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी ये बात क्लियर की गई 2016 में, और उसको एक्सप्लेन करा गया बकायदा, ये बताते हुए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सेक्शन की स्टार्टिंग है वो इसी बात से हो रही है कि नथिंग कंटेन इन दिस कोड अफेक्ट नहीं करेंगे हाई कोर्ट की पावर को, इनहेरेंट पावर को। तो ये आज की हमारी क्लास हो गई 397 और 398। ये जो केस है मधु लिमये वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है कि कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। 482 से रिलेटेड इस बात को मत भूलिएगा, और 397 सबसेक्शन 2 से रिलेटेड बात की गई थी, इसमें ये बात मत भूलिएगा। तो ये 482 की यहाँ पर इसमें सेक्शन में बात हुई है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की बात हुई है। तो इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा जब हम बात करेंगे 397 482 की। ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के 2 सेक्शन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।